हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सागर क्लासेस। सागर क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10 सोशल साइंस में ज्योग्राफी सेक्शन जो आता है। तो इस ज्योग्राफी सेक्शन में एक सेकंड चैप्टर आता है जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इस चैप्टर के हम लोग पिछले दो वीडियो में, एक वीडियो में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जिसमें लगभग 50 क्वेश्चंस कवर किए गए थे, और दूसरे वीडियो में 10 शार्ट आंसर्स कवर किए गए थे। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को, लगभग 4 to 5 और 6, 4 से लेकर 5 या 6 क्वेश्चंस जितने भी हो सकते हैं, ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग भी ना होने पाए। तो कम से कम समय में जितने भी क्वेश्चंस हो जाएंगे उतने करवा दिए जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए, क्योंकि वैसे भी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो वीडियो लॉन्ग हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन समझते हैं क्या है। डिटेल का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। जो फॉरेस्ट हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं यानी जंगल हैं, और वन्य जीव जो संसाधन हैं, इनका महत्व क्या है, उस महत्व को ही आपको जो है एक्सप्लेन करना है, समझाना है। तो आंसर क्या देखिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ ये क्या है, इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। दैट मेंटेन द बैलेंस ऑफ आवर इन्वायरमेंट, जो हमारे पर्यावरण के संतुलन को बना के रखते हैं। फॉरेस्ट्स प्रोवाइड ऑक्सीजन, एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये जो पेड़ क्या होते हैं, ये सबसे बड़ी बात तो क्या है, ऑक्सीजन देते हैं, और दूसरी बात क्या है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। यानी जो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए बहुत ज़्यादा देखा जाए तो हानिकारक है, और ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। तो ये फॉरेस्ट हमें ऑक्सीजन देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ले लेते हैं। कंट्रोल क्लाइमेट, ये फॉरेस्ट क्लाइमेट को भी यानी जलवायु को भी कंट्रोल करते हैं। एंड हेल्प इन मेंटेनिंग द वाटर साइकिल, और वाटर साइकिल जो है, जल चक्र जो है, उसको भी मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। दे प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड इंक्रीज सॉइल फर्टाइलिटी। एक तो ये सॉइल इरोजन को क्या करते हैं, रोकते हैं, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं, और इंक्रीज सॉइल फर्टाइलिटी, और मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है उसको इंक्रीज करते हैं यानी बढ़ाते हैं। फॉरेस्ट्स आल्सो प्रोवाइड टिम्बर, एक तो जंगलों से टिम्बर मिलता है, इमारती लकड़ी जिसको आप कहते हैं। फ्यूल यानी ईंधन भी मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, मेडिसिन्स मिलती हैं, एंड मैनी अदर प्रोडक्ट्स यूज्ड बाय ह्यूमंस, यानी मानव के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले ढेर सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हमें जंगलों से मिलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो, वाइल्ड लाइफ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस थ्रू फूड चेन्स एंड नेचुरल प्रोसेस। देखिए, जो वाइल्ड लाइफ होती है यानी वन्य जीव, ये हमारे जीवन में देखा जाए तो, या इकोलॉजिकल बैलेंस में देखा जाए तो, पारिस्थितिकी संतुलन में, ठीक है, या पारिस्थितिक संतुलन को मेंटेन करने में, बनाए रखने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन? वाइल्ड लाइफ यानी जंगली जीव। कैसे? तो थ्रू फूड यानी अपने एक तो भोजन के माध्यम से, या फूड चेन जिसको कहते हैं, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से। एंड नेचुरल प्रोसेस, और जो प्राकृतिक प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसके माध्यम से। एनिमल्स एंड प्लांट्स टुगेदर फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी, एक तो एनिमल्स और प्लांट्स यानी जो जानवर होते हैं, जो पौधे होते हैं, टुगेदर एक साथ, फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता से, विच इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ इकोसिस्टम, जो हमारे इकोसिस्टम के सर्वाइवल के लिए काफ़ी ज़्यादा नेसेसरी हैं। कौन कौन? एनिमल्स भी और प्लांट्स भी, ठीक है। हमारी बायोडाइवर्सिटी का सर्वाइवल होता रहे यानी बायोडाइवर्सिटी हमारी चलती रहे, उसके लिए, ठीक है, क्या करना है, इन चीज़ों को बचा के रखना पड़ेगा, एनिमल्स को और प्लांट्स को। और एनिमल्स और प्लांट्स को अगर बचा के रखेंगे तो हमारा इकोसिस्टम जो है, ठीक है, ये भी इसका सर्वाइवल होता रहेगा। फॉरेस्ट्स आल्सो प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी स्पीसीज ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। फॉरेस्ट से क्या होता है, कई प्रकार के बर्ड्स और एनिमल्स को भी क्या मिलता है, जो स्पीसीज़ हैं, अलग अलग प्रकार की बर्ड्स हैं, अलग अलग प्रकार के जीव हैं, उनकी जो प्रजातियां हैं, ठीक है, उनको क्या मिलता है, शेल्टर मिलती है। शेल्टर मीन्स शरण, रहने के लिए आसरा मिलता है, ठीक है। मैनी ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटीज़, बहुत सारी जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं यानी जिनको जनजातीय
कहते हैं, या फिर रूरल कम्युनिटीज़ जो फिर कह सकते हो कि क्षेत्रीय सामुदायिक लोग होते हैं, क्षेत्रीय समुदाय के लोग होते हैं, रूरल, ठीक है। डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं फॉर दियर लिवलीहुड, अपनी रोजी रोटी के लिए, अपनी आजीविका के लिए। ये सारे लोग क्या होते हैं, फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं, जंगलों पर ही निर्भर होते हैं। कौन लोग? तो ये ट्राइबल लोग, जो जनजातीय लोग होते हैं, और जो रूरल कम्युनिटी के लोग होते हैं, यानी ग्रामीण समुदाय में आने वाले लोग। और ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, जंगलों के कटाव के कारण, हंटिंग, शिकार खेलने के कारण, एंड इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, और औद्योगिक क्रियाकलापों के कारण फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ आर अंडर थ्रेट, यानी जो जंगल हैं और जो जंगल में रहने वाले जीव हैं, ये क्या हैं, खतरे में हैं। देयरफॉर कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इज़ नेसेसरी, इसीलिए एक तो फॉरेस्ट का और दूसरा वाइल्ड लाइफ का, यानी जंगलों का और जंगली जीवों का कंजर्वेशन करना, यानी इनको बचा के रखना बहुत ही नेसेसरी हो गया है। किस लिए इनको क्यों बचा के रखा जाए? तो टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, जिससे कि हमारी जैव विविधता क्या रहे, प्रोटेक्ट रहे, सुरक्षित रहे। एंड मेंटेन अ हेल्दी इन्वायरमेंट, और एक हेल्दी यानी स्वस्थ पर्यावरण बना रहे। किसके लिए? फॉर फ्यूचर जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए या भावी पीढ़ी के लिए एक अच्छा माहौल बना रहे, स्वस्थ माहौल बना रहे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था डिटेल का। सेकेंड क्वेश्चन समझ लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है डिस्क्राइब द डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया। इंडिया में पाई जाने वाली अलग अलग प्रकार की जो फॉरेस्ट की कैटेगरीज हैं, जंगलों की जो प्रजातियां हैं, ठीक है, उनके बारे में यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो देखिए आंसर क्या है। द फॉरेस्ट्स इन इंडिया आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू दियर लेवल ऑफ प्रोटेक्शन। देखिए भारत में जो वन हैं, जंगल हैं, वो अपने प्रोटेक्शन के लेवल पर, यानी उनकी सुरक्षा के स्तर के आधार पर 3 कैटेगरीज में मुख्यतया डिवाइड किए गए हैं। तो 3 कैटेगरीज वो कौन कौन सी हैं? देखिए फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं रिजर्व फॉरेस्ट। और रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो दीज फॉरेस्ट हैव द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन, सबसे ज़्यादा सुरक्षा इन्हीं फॉरेस्ट की होती है। और ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक हंटिंग, ग्रेजिंग एंड कटिंग ट्रीज आर एक्स्ट्रिक्टली कंट्रोल्ड। यहाँ पर देखो मानव की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे शिकार खेलना, जानवरों को चराना, कटिंग ट्रीज, पेड़ों को काटना, इन पर बहुत ज़्यादा रोक लगाई जाती है, स्ट्रिक्टली इनको बैन किया जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट एरिया। देखिए जो रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, ये क्या होते हैं? फ्रॉम द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ इंडियाज़ फॉरेस्ट एरिया, जो भारत का फॉरेस्ट एरिया है उसका सबसे बड़ा हिस्सा होते हैं, लार्जेस्ट पार्ट होते हैं, इसीलिए इनको ऊपर इतनी ज़्यादा सुरक्षा निगरानी रखी जाती है। सेकेंड टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ये होते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी सुरक्षित वन। ये क्या होते हैं? तो दीज फॉरेस्ट आर प्रोटेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। ये जो फॉरेस्ट होते हैं ये गवर्नमेंट के द्वारा प्रोटेक्ट होते हैं। बट सम एक्टिविटीज़ लाइक ग्रेजिंग और एंड कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स में बी अलाउड अंडर सर्टेन कंडीशंस। देखिए यहाँ पर क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ मानव की जो हैं उनको अलाउ किया जाता है, जैसे जानवरों को चराना, ग्रेजिंग करना, और कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, जैसे पेड़ों से, पौधों से जो फल गिरता है उसको हम लोग कलेक्ट कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बहुत टूटी हुई लकड़ियों को भी कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे जो कुछ चीज़ों का कलेक्शन हम लोग फॉरेस्ट से कर सकते हैं, फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स का कलेक्शन कर सकते हैं, मे बी अलाउड अंडर सर्टेन कंडीशंस। वो भी कुछ कंडीशंस होती हैं, कुछ शर्तें होती हैं, उन शर्तों को मानने के बाद ही आप इन चीज़ों को कलेक्ट कर सकते हैं जो फॉरेस्ट के प्रोडक्ट्स हैं। और नेक्स्ट थर्ड कैटेगरी में आते हैं अनक्लास्ड फॉरेस्ट। अनक्लास्ड फॉरेस्ट क्या होते हैं? तो दीज फॉरेस्ट इंक्लूड फॉरेस्ट्स एंड वेस्ट लैंड्स ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज़। यानी जो अनक्लास्ड फॉरेस्ट होते हैं इसमें कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो एक तो इंक्लूड होते हैं फॉरेस्ट एंड वेस्ट लैंड्स, यानी कुछ जंगल ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे वेस्ट लैंड, व्यर्थ भूमि होती हैं जो ओन्ड बाई गवर्नमेंट, जो सरकार के द्वारा क्या होता है, स्वामित्व होता है, किया जाता है, या जिन पर सरकार का अधिकार होता है, सरकार का स्वामित्व होता है। या फिर कुछ ऐसे फॉरेस्ट्स एंड वेस्टलैंड्स जो क्या हो, जिन पर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, किसी निजी व्यक्तिगत किसी एक व्यक्ति का स्वामित्व हो, या फिर एंड कम्युनिटीज़, किसी भी समुदाय के, पूरे एक समुदाय का जो है उसके ऊपर स्वामित्व हो, अधिकार हो। तो ऐसी जगहों को क्या बोलते हैं? अनक्लास्ड फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे? अनक्लास्ड फॉरेस्ट। लोकल कम्युनिटीज़ ऑफ्टन मैनेज दीज फॉरेस्ट। अक्सर क्या होता है कि जो
लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, क्षेत्रीय समुदाय के लोग जो होते हैं वो इन प्रकार के फॉरेस्ट को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं अकॉर्डिंग टू दियर ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस। ये अपने परंपरागत जो इनकी प्रैक्टिसेस हैं, जो इनके अभ्यास हैं, प्रचलन हैं, उनके आधार पर इन पेड़ों को क्या करते हैं, इन पौधों को, फॉरेस्ट को पूरे मैनेज करते हैं। नेक्स्ट, these categories help the government in managing and conserving forest resources। ये कैटेगरीज ऐसी हैं जो सरकार की हेल्प करती हैं किस चीज़ में, इन मैनेजिंग एंड कंजर्विंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज, यानी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मैनेज करने में, उनको कंजर्व करने में, यानी सुरक्षित करने में ये कैटेगरीज के लोग जो होते हैं ये भी सरकार की मदद करते हैं। प्रॉपर प्रोटेक्शन एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ फॉरेस्ट आर एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ। देखिए, अगर हम प्रॉपर प्रोटेक्शन देंगे, उचित सुरक्षा देंगे एंड सस्टेनेबल यूज़ करेंगे, सतत प्रयोग करेंगे किसका, फॉरेस्ट का, तो ये आवश्यक है, एसेंशियल है फॉर मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये क्या करेंगे, इकोलॉजिकल बैलेंस को बना के रखा जाए, यानी जो हमारा पारिस्थितिक संतुलन है उसको बना के रखा जाए, एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, और जंगली जीवों को सुरक्षित करके रखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आता है, थर्ड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द काजेज ऑफ डिप्लेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। यानी फॉरेस्ट के और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के डिप्लेशन के काजेज क्या हैं, यानी इनकी जो कमी होती जा रही जंगलों की, वन्य जीवों की, है ना, ये जो कमी के कारण क्या हैं, ये कारण आपको बताने हैं कि क्यों जंगली जीव और जंगल ये कम होते जा रहे हैं। तो चलिए इसके आंसर को हम लोग समझ लेते हैं। तो आंसर क्या, देखिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैव बीन डिक्लाइनिंग ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज़। यानी मानव की ऐसी अनेक एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से ये फॉरेस्ट और ये वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज यानी वन और वन्य जीव संसाधन ये जो है डिक्लाइन होते जा रहे हैं, यानी इनका पतन होता जा रहा है। द मेन कॉजेज इज़ डिफॉरेस्टेशन, और इसका मुख्य एक कारण क्या है, डिफॉरेस्टेशन, जंगलों का कटाव, विच ऑकर्स ड्यू टू द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। और जो कब होता है, जब हमें एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन करना होता है, विस्तार करना होता है, या फिर एग्रीकल्चर ना कहें तो फिर इंडस्ट्रीज़, जब हम किसी उद्योग धंधे का विस्तार करते हैं, या फिर माइनिंग, कहीं पे खनन होता है, खुदाई होती है, या फिर अर्बनाइजेशन, शहरीकरण होने लगता है, तब क्या होता है, जो फॉरेस्ट हैं या वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज हैं इनको क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा नष्ट करना पड़ता है, डिक्लाइन करना पड़ता है, तभी जा कर के ये चीज़ें हो पाती हैं। कौन सी चीज़ें, या तो फिर आप एग्रीकल्चर कर लें, इंडस्ट्री कर लें, या माइनिंग कर लें, या अर्बनाइजेशन हो जाए, तो ये सब तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, या तो फॉरेस्ट को या फिर वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को क्या किया जाए, डिक्लाइन किया जाए, उनको फिर नष्ट किया जाए, या फिर जंगलों को काटा जाए, ठीक है, डिफॉरेस्टेशन किया जाए। नेक्स्ट बात करें तो लार्ज एरियाज ऑफ फॉरेस्ट आर क्लियर्ड फॉर रोड्स, डैम्स, फैक्ट्रीज एंड सेटलमेंट्स। तो देखिए क्या है, बड़ा सा एरिया, बड़ा सा क्षेत्र, लार्ज एरिया किसका, फॉरेस्ट का, आर क्लियर्ड फॉर, किसके लिए क्लियर किया रहा है, किसके लिए साफ़ किया जा रहा है जंगलों का बड़ा सा एरिया, तो रोड्स के लिए, डैम यानी जो सरकार बांध लगाती है नदियों के आसपास, तो ये बांध के लिए, और देखो हाँ, नदियों के ऊपर जो बांध बनाए जाते हैं बांधों के लिए, और जो रोड्स होती हैं सड़कों के लिए, और जो फैक्ट्रीज़ है ना, जो कारखाने खुलते हैं उनके लिए, और फिर सेटलमेंट्स, ठीक है, इन सब चीज़ों के लिए क्या होता है, जो फॉरेस्ट होते हैं उनको काटना पड़ जाता है, यानी डिफॉरेस्टेशन करना पड़ जाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। एक तो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयट किया जाता है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, सच एज टिम्बर, जैसे इमारती लकड़ी के लिए पेड़ों को काट देना, ठीक है, फ्यूलवुड, ईंधन के लिए लकड़ी लाना, एंड मेडिसिनल प्लांट्स, जो मेडिसिन जिनसे बनती है ना, जिनसे दवाई बनती है, ऐसे प्लांट्स को बहुत ज़्यादा काट डालना, ठीक है। आल्सो रिड्यूसेस फॉरेस्ट रिसोर्सेज, और इससे क्या होता है, फॉरेस्ट रिसोर्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इलीगल हंटिंग एंड ट्रेड ऑफ विल्ड एनिमल्स, एक तो गैरकानूनी शिकार खेलना, गैरकानूनी जंगलों में जाकर के गैरकानूनी तरीके से शिकार खेलना, और ट्रेड ऑफ विल्ड एनिमल्स, जो जंगली जीव हैं उनका व्यापार करना, उनको बेचना। हैव थ्रेटेंड मैनी स्पीसीज, इससे बहुत सारी ऐसी प्रजातियां हैं पेड़ों की और वन्य जीवों की जो थ्रेटेंड हो गई हैं, यानी संकट में आ गई हैं। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड पॉल्यूशन have destroyed natural habitats
ऑफ मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स। एक तो देखो क्या हुआ, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, विकास की परियोजनाएं चलाई गई हैं, एंड पोल्यूशन, और जो प्रदूषण हुआ है, इन विकास की परियोजनाओं ने और प्रदूषण ने हैव डिस्ट्रॉयड, इन्होंने क्या किया, नष्ट करके रख दिया है किसको, नेचुरल हैबिटेट्स को, यानी प्राकृतिक जो वन्य जीवों के निवास स्थान हैं उनको नष्ट करके रख दिया गया है। ऑफ मैनी प्लांट्स, बहुत सारे प्लांट्स के भी और एनिमल्स यानी जानवरों के भी। ठीक है, नेक्स्ट जो पैराग्राफ आता है, पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ इंक्रीज द डिमांड फॉर लैंड एंड रिसोर्सेज। देखिए जैसे जैसे पॉपुलेशन की ग्रोथ होती, जनसंख्या बढ़ती है, वैसे वैसे क्या होता है, लैंड और रिसोर्सेज की जो डिमांड है, यानी भूमि और संसाधनों की जो डिमांड है, ये भी इंक्रीज हो जाती, बढ़ जाती है। और पुटिंग एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन फॉरेस्ट, और इसका एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर। क्लाइमेट चेंज एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, एक तो जलवायु परिवर्तित होती है, दूसरा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होता है, यानी हमारे पर्यावरण का क्षय होता है, विनाश होता है, इसका ग्रेड गिरता है। हैव आल्सो अफेक्टेड वाइल्ड लाइफ, और इससे हमारे वन्य जीवों को प्रभावित होना पड़ता है, यानी हमारे वन्य जीव प्रभावित हो जाते हैं। दीज एक्टिविटीज़ हैव कॉज्ड मैनी स्पीसीज़, और इन्हीं एक्टिविटीज़ की वजह से बहुत सारी स्पीसीज़ ऐसी हैं, ऐसी प्रजातियां हैं जो हैव बिकम इंडेंजर्ड, जो या तो लुप्तप्राय हो गई हैं या तो फिर एक्सटिंक्ट हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। विलुप्त हो जाने में जैसे डायनासोर्स आज इस दुनिया में नहीं हैं तो वो विलुप्त हो गए हैं। और इंडेंजर्ड की बात करें तो इंडिया में अभी इंडेंजर्ड की ओर टाइगर बढ़ रहा है, टाइगर की जो है संख्या भारत में समाप्त होने वाली है, तो ये इंडेंजर्ड स्पीसीज़ है। देयरफॉर प्रॉपर कंजर्वेशन मेथड्स, और इसीलिए जो उचित संरक्षण के तरीके हैं, प्रॉपर कंजर्वेशन मेथड्स, और अफॉरेस्टेशन का मतलब होता है जंगलों को लगाना, एंड सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, और जो संसाधन हैं उन संसाधनों का सस्टेनेबल यूज़ हो, सतत प्रयोग हो, ये सब चीज़ें क्या हैं, नेसेसरी यानी अनिवार्य हैं टू प्रोटेक्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जिससे हमारा फॉरेस्ट भी प्रोटेक्ट हो सकता है और वाइल्ड लाइफ यानी जो हमारे जंगल हैं वो भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं, सुरक्षित हो सकते हैं, और वाइल्ड लाइफ जो हमारा वाइल्ड लाइफ है, वन्य जीव हैं, वो भी सुरक्षित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 4 आता है, डिस्क्राइब द रोल ऑफ लोकल कम्युनिटीज़ इन कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी जंगलों को और जंगली जीवों को कंजर्व करने में जो लोकल कम्युनिटीज़ होती हैं, है ना, क्षेत्रीय समुदाय के लोग, इनकी क्या भूमिका रहती है, ये आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। तो आंसर देखिए क्या है, लोकल कम्युनिटीज़ हैव प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। देखिए जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, क्षेत्रीय समुदाय के लोग, ये क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, यानी भारत में फॉरेस्ट को और फॉरेस्ट में रहने वाले जो जीव हैं उन जीवों के कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कौन लोग, ये जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं। मैनी ट्राइबल एंड रूरल कम्युनिटीज़, बहुत सारी जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्र के जो सामुदायिक लोग हैं, समुदाय के लोग हैं, ये डिपेंड ऑन फॉरेस्ट, क्योंकि ये फॉरेस्ट पर ही डिपेंड होते हैं फॉर देयर डेली नीड्स, अपनी रोज़ाना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ये पेड़ों पर ही निर्भर होते हैं, फॉरेस्ट पर ही निर्भर होते हैं। एंड हैव ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड देम, और इनको अपने परंपरागत तरीके से इनको प्रोटेक्ट भी करके रखते हैं, बचा के भी रखते हैं। दे अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, वे जंगलों के महत्व को भी समझते हैं। एंड यूज़ रिसोर्सेज केयरफुली, और जो भी संसाधन हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको केयरफुली यूज़ करते हैं। कौन लोग, ये जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पैराग्राफ क्या, देखिए, द चिपको मूवमेंट इज़ अ फेमस एग्जाम्पल ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन। देखिए फॉरेस्ट के कंजर्वेशन में देखा जाए तो जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है, समुदाय के लोगों का जो सहभागिता होती है, भागीदारी होती है, पार्टिसिपेशन होता है, ये सबसे फेमस एग्जाम्पल है, मुख्य उदाहरण है। कौन इसका मुख्य उदाहरण है, तो चिपको मूवमेंट, यानी चिपको मूवमेंट जो कम्युनिटी का पार्टिसिपेशन होता है जंगलों की सुरक्षा करने में, उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है चिपको मूवमेंट। पीपल हग्ड ट्रीज टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन, यानी लोग क्या करने लगे, पेड़ों से चिपक जाने लगे, किस लिए, उनको काटे जाने से बचाने के लिए। इन मैनी रीजन्स, बहुत सारे क्षेत्रों में,
विलेज कम्युनिटीज़, जो गांव की समुदाय के लोग थे, ग्रामीण समुदाय के लोग थे। प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, इन्होंने फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया, जंगलों की सुरक्षा की। फ्रॉम ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, किसके माध्यम से? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम क्या होता है? तो ये क्या होता है, जिसमें सरकार और जो लोग होते हैं, है ना, तो ये सरकार और लोग मिल करके जब किसी भी वन को या वन्य जीवों को क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस प्रोग्राम को क्या नाम देते हैं? ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम। क्योंकि इसमें ज्वाइंटली सरकार भी ज्वाइंट होती है और जो लोग होते हैं, है ना, लोकल कम्युनिटी के, वो भी ज्वाइंट होते हैं, तब जा कर के संरक्षण हो पाता है। नेक्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो लोकल पीपल हेल्प इन प्रिवेंटिंग इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज। जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, क्षेत्र के रहने वाले लोग, जो जंगली क्षेत्र के लोग होते हैं, वो पेड़ों को काटने से या गैर कानूनी तरीके से जो उनको काटा जा रहा है, उस गैर कानूनी कटिंग ऑफ ट्रीज यानी पेड़ों के कटाव को, गैर कानूनी पेड़ों के कटाव को क्या करते हैं? रोकने में हेल्प करते हैं, प्रिवेंट करने में मदद करते हैं। और क्या है? एंड प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, जो वन्य जीव हैं, वन्य जीवों को प्रोटेक्ट करने में मदद करते हैं। एंड मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी, और हमारी जैव विविधता को, है ना, जैव विविधता को मेंटेन करने में भी हेल्प करते हैं। और दियर ट्रेडिशनल नॉलेज, उनका जो परंपरागत ज्ञान होता है, नॉलेज होता है, हेल्प्स इन सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ रूरल रिसोर्सेज। ये किस में मदद करता है? जो हमारे नेचुरल रिसोर्स हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट में, ठीक है। और कैसा मैनेजमेंट? सस्टेनेबल, यानी सतत प्रबंधन में क्या करते हैं? मदद करते हैं। कौन मदद करता है? तो जो ये लोग होते हैं, लोगों का ट्रेडिशनल नॉलेज होता है, जो वो ट्रेडिशनल नॉलेज क्या करता है? बायोडाइवर्सिटी को मेंटेन करने में, नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने में या उनके सतत प्रबंधन में मदद करता है। कंजर्वेशन बिकम्स मोर सक्सेसफुल व्हेन लोकल कम्युनिटीज़ पार्टिसिपेट। देखिए, कंजर्वेशन तभी ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाता है, सफल हो पाता है, जब लोकल कम्युनिटी के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, यानी अपना सहभागिता देते हैं। बिकॉज दे हैव अ डायरेक्ट कनेक्शन विद द फॉरेस्ट। क्यों? क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी के लोग होते हैं, इनका पेड़ों से देखा जाए, फॉरेस्ट से देखा जाए, तो कैसा होता है? डायरेक्ट कनेक्शन होता है। जब से पैदा होते हैं, जंगल में रहते हैं, तो इनको जंगलों के बारे में अच्छी जानकारी होती है। देयरफॉर, इसलिए कोऑपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट एंड द लोकल पीपल इज़ एसेंशियल फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। और इसीलिए ये कहा जाता है कि सरकार का और जो लोकल पीपल होते हैं, क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनका एक दूसरे के साथ कोऑपरेट होकर के काम करना, यानी सहयोग के साथ काम करना एसेंशियल हो जाता है, आवश्यक हो जाता है। किस लिए? फॉर प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट, जंगलों को सुरक्षित करने में, और वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, और जो वन्य जीव संसाधन हैं, उन संसाधनों को संरक्षित करने में और सुरक्षित करने में लोगों की सहभागिता जरूरी है। किसके साथ? सरकार के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5 आता है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। यानी जंगलों की और जंगली जीवों की कंजर्वेशन के लिए, सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा कौन से स्टेप्स यानी कौन से कदम उठाए जा रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से कदम सरकार के द्वारा उठाए गए हैं? तो आंसर क्या देखिए, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। भारत सरकार ने क्या किया है? बहुत सारे कदम उठाए हैं फॉरेस्ट को और वाइल्ड लाइफ को, यानी जंगलों को और जंगली जीवों को क्या करने के लिए? कंजर्व करने के लिए ढेर सारे कदम उठाए हैं, सेवरल स्टेप्स। पहला स्टेप क्या है? द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। पहला तो इन्होंने क्या किया? वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम लागू कर दिया। कब? 1972 में। टू प्रोटेक्ट विल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स। जो जंगली एनिमल्स हैं, जानवर हैं, प्लांट्स हैं जंगली, है ना, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है लागू कर दिया। कब? 1972 में। इट बैंड हंटिंग। इससे क्या किया गया? शिकार खेलने पर बैन लगाया गया, रोक लगाया गया। एंड प्रोवाइडेड लीगल प्रोटेक्शन। और इससे क्या हुआ? लीगल प्रोटेक्शन मिला, यानी कानूनी सुरक्षा मिली। किसको? इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, जो अभी इस दुनिया से विलुप्त होने वाली प्रजातियां हैं, अभी नहीं हुई हैं बट कुछ समय में होने वाली हैं, उन प्रजातियों को प्रोटेक्शन मिला। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो मैनी नेशनल पार्क्स, बहुत सारे नेशनल पार्क बनाए गए।
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, वन्य जीव विहार बनाए गए, एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स, और बहुत सारे बायोस्फीयर जैवमंडल रिजर्व बनाए गए, हैव बीन स्टेबलाइज टू प्रोटेक्ट नेचुरल हैबिटेट्स, ताकि ये जो प्राकृतिक निवास हैं जिनको जहाँ पे जंगली जीव रहते हैं इनको क्या किया जाए, बचाया जा सके, उनकी सुरक्षा की जा सके। प्रोजेक्ट टाइगर वाज स्टार्टेड इन 1973 टू प्रोटेक्ट टाइगर्स, और 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर भी लॉन्च किया गया सरकार के द्वारा, जिसमें टाइगर्स को बचाने की बात की गई, एंड इंक्रीज देयर पॉपुलेशन, और टाइगर्स की पॉपुलेशन को बढ़ाने की भी बात की गई। नेक्स्ट आपका पैराग्राफ आता है, द गवर्नमेंट आल्सो प्रमोट्स अफॉरेस्टेशन, सरकार ने एक तो और बढ़ावा भी दिया किसको, अफॉरेस्टेशन को, यानी वृक्षारोपण को, यानी पेड़ लगाए जाएं, एंड सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम्स, और सामाजिक वानिकी प्रोग्राम यानी कार्यक्रम भी चालू किए, किस लिए, टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर, जिससे कि जो जंगलों का जो एरिया है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाए। और जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम्स, तो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जो थे जिसमें सरकार और कम्युनिटी के, लोकल कम्युनिटी के लोग मिलकर काम करते थे, तो ये इनकरेज लोकल कम्युनिटीज़ टू पार्टिसिपेट इन फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इसमें क्या किया गया, जो लोकल कम्युनिटी के लोग थे उनको भी सरकार के साथ क्या करना पड़ा, पार्टिसिपेट करना पड़ा, जिससे कि फॉरेस्ट को कंजर्व किया जा सके, जंगलों को बचाया जा सके। वेरियस लॉज एंड अवेयरनेस प्रोग्राम, बहुत सारे कानून, बहुत सारे जागरूकता के प्रोग्राम्स यानी कार्यक्रम चलाए गए। हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन, यानी जंगलों के कटाव को कंट्रोल करने के लिए, एंड प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, और जैव विविधता को बचाने के लिए ढेर सारे प्रोग्राम चलाए गए। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ क्या है कि दीज मीजर्स हेल्प इन कंजर्विंग नेचुरल रिसोर्सेज, और यही कुछ मापदंड हैं जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने में हमारी हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, और मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, और जिससे हमारा पारिस्थितिक संतुलन बना भी रहता है, एंड इंश्योरिंग दैट, और ये सुनिश्चित किया जाता है कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो वन और वन्य जीव हैं, आर प्रोटेक्टेड फॉर फ्यूचर जनरेशन, कि अब ये भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए क्या हैं, ये प्रोटेक्टेड रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, व्हाट इज़ द राइट अ डिटेल नोट ऑन द चिपको मूवमेंट, चिपको मूवमेंट पे एक डिटेल में आपको नोट लिखना है, टिप्पणी लिखनी है। तो ये आंसर देखिए क्या है, द चिपको मूवमेंट वाज अ फेमस इन्वायरमेंटल मूवमेंट इन इंडिया दैट वाज स्टार्टेड इन 1973 इन रेनी विलेज ऑफ चमोली डिस्ट्रिक्ट, उत्तराखंड, देन उत्तर प्रदेश। क्या देखिए, चिपको मूवमेंट जो चलाया गया था ये सबसे फेमस इन्वायरमेंटल मूवमेंट था, यानी सबसे प्रसिद्ध पर्यावरणीय आंदोलन था। कहाँ, जो भारत में चलाया गया, कब चलाया गया, तो दैट वाज स्टार्टेड इन 1973, जो 1973 में स्टार्ट किया गया। कहाँ पर, रेनी विलेज में, कहाँ पर, रेनी गांव में। ये रेनी गांव कहाँ पड़ता है, चमोली डिस्ट्रिक्ट, चमोली ज़िला में पड़ता है। और ये चमोली ज़िला कहाँ पड़ता है, ये उत्तराखंड में पड़ता है इस समय। और तब जब ये मतलब प्रोग्राम चलाया गया था तब ये उत्तर प्रदेश में था, देन उत्तर प्रदेश, यानी तब ये उत्तर प्रदेश में था। द मेन एम ऑफ दिस मूवमेंट, और इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य क्या था, तो वाज टू स्टॉप द कटिंग ऑफ ट्रीज, इसका मुख्य लक्ष्य था पेड़ों की कटिंग को रोकना, यानी पेड़ों को कटाव जो हो रहा था उस कटाव को रोकना, एंड प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, और जंगलों को बचाना। ठीक है, नेक्स्ट पैराग्राफ इसका क्या है देखिए, द वर्ड चिपको मीन्स टू हग, यानी चिपको शब्द का मतलब होता है टू हग, हग का मतलब होता है मतलब लिपट जाना या चिपक जाना। बिकॉज पीपल हग्ड ट्रीज, क्योंकि जो लोग थे ये पेड़ों से हग करते थे, यानी जो है लिपट जाते थे, चिपक जाते थे। टू प्रिवेंट देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन, यानी उनको काटे जाने से बचाने के लिए। गौरा देवी एंड चंदी प्रसाद भट्ट प्लेड इम्पॉर्टेंट रोल्स इन दिस मूवमेंट, और इस आंदोलन में जो है सबसे बड़ी भूमिका, सबसे पहले भूमिका किसने निभाई, जो है ये गौरा देवी ने और चंदी प्रसाद भट्ट ने। ठीक है, लेकिन बाद में क्या हुआ, सुंदरलाल बहुगुणा आए जिन्होंने मेड द मूवमेंट पॉपुलर अक्रॉस इंडिया, जिन्होंने इस आंदोलन को सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट में ही नहीं, एक प्रदेश में ही नहीं, बल्कि पूरे इंडिया में इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा पॉपुलर कर दिया। तो सबसे ज़्यादा जो देखा जाए तो इस चिपको मूवमेंट को नाम किसका दिया जाता है, सुंदरलाल बहुगुणा का नाम दिया जाता है। चिपको मूवमेंट के साथ किसका नाम आता है, सुंदरलाल बहुगुणा का। जबकि देखा जाए तो उस समय पर जब ये स्टार्ट हुआ था
तो इसमें सबसे मुख्य भूमिका गौरा देवी और चंदी प्रसाद भट्ट की रही थी, लेकिन ये लोग इसको बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं कर पाए। तो पॉपुलर कर पाया कौन? सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ। तो क्या, द चिपको मूवमेंट क्रिएटेड अवेयरनेस अमॉन्ग पीपल अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। ये जो चिपको मूवमेंट था, इसने लोगों के बीच में क्या किया? अवेयरनेस को फैलाया, यानी जागरूकता फैलाई। किस चीज़ के बारे में? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट, की जंगलों का महत्व क्या है, और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, और जो हमारा पर्यावरणीय सुरक्षा है, इसके बारे में या इसके महत्व के बारे में लोगों तक जागरूकता फैलाई। ड्यू टू दिस मूवमेंट, और इसी आंदोलन के कारण, द गवर्नमेंट टुक स्टेप्स टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन इन मैनी एरियाज़। सरकार भी क्या की? बहुत सारे एरियाज़ में, बहुत सारे क्षेत्रों में जो डिफॉरेस्टेशन हो रहा था, जंगलों का कटाव हो रहा था, है ना, उन पर कंट्रोल करने के लिए क्या किया? कुछ कदम उठाए सरकार ने भी। इट बिकेम अ सिंबल ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट, और ये एक प्रतीक बन गया, सिंबल बन गया किसका? शांतिपूर्ण विरोध का, प्रोटेस्ट का। एंड शोव्ड द पावर ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन प्रोटेक्टिंग नेचर, और लोगों की अपने प्रकृति को बचाने के लिए जो सहभागिता थी, पार्टिसिपेशन था, उसकी पावर को भी इसने दर्शा दिया, उसकी ताकत यानी बल को भी इसने दर्शा दिया। और लास्ट हेडिंग जो आपकी होती है, द चिपको मूवमेंट रिमेंस एन इंस्पायरेशन फॉर द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन इवन टुडे। आज भी देखा जाए, इवन टुडे, आज भी अगर देखा जाए, तो जो चिपको मूवमेंट है वो हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लिए, पर्यावरणीय संरक्षण के लिए एक प्रेरणा बना हुआ है। सो गाइज़, ये हमारे कुछ डिटेल क्वेश्चंस थे जो इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार रिवाइज़ कर लेना, और मेरे हिसाब से क्वेश्चंस की लैंग्वेज बहुत इजी है और आप लोग आसानी से इसको याद कर सकेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।